और देखिए, भाजपा ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी सोशल मीडिया पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है और इसके लिए खुद पार्टी अध्यक्ष ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। भाजपा से मुकाबला करने के लिए तैयारी में जुटे अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सपा कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन दी है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने से बचने को कहा है। देखा गया है कि कुछ कार्यकर्ता पार्टी नेताओं के विरुद्ध भी पोस्ट डालते हैं और तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। ये घोर अनुशासनहीनता है और इस तरह की पोस्ट पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने पार्टी का पक्ष रखने वाले नेताओं को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। धार्मिक संवेदनशील मामलों में समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट्स को अपनी बात रखने में सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी समाज या संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर लोकसभा में स्थापित किए गए सिंगोल को लेकर लगातार विवादित बयान देकर चर्चा में रहते हैं। साथ ही सपा के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर और आईटी सेल हेड मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने 8 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। मनीष जगन पर आरोप थे कि उन्होंने सपा के ट्विटर हैंडल से अभद्र टिप्पणियां की थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुश्ती खिलाड़ियों का समर्थन किया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए मायावती ने ट्वीट किया और न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को आगे आने की बात की है। इसके पहले समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी रेसलर्स को हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विनेश फोगाट की तस्वीर ट्वीट करके भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि महिला सुरक्षा और सम्मान पर भाजपा के सभी नारे खोखले थे। किसान नेता राकेश टिकैत भी लगातार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पॉस्को की धाराएं जब लगती है पॉस्को तो गिरफ्तारी पहले होती है और पूछताछ बाद में, लेकिन इस केस में मुकदमा लगने के बाद में भी गिरफ्तारियां नहीं है। रेसलर्स के धरने और प्रदर्शन पर जब भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछे गए तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने बयान जारी करके साफ कर दिया था कि रेसलर्स को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की कतई इजाजत नहीं देगी, लेकिन अगर दूसरी जगह कोई चिन्हित की जाती है तो उपयुक्त जगह पर अनुमति दी जा सकती है। केंद्र में हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के साथ भाजपा के दिग्गज मैदान में। दिल्ली में कल पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद भाजपा के धुरंधरों ने 2024 के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस सिलसिले में अब भाजपा के दिग्गज 9 साल की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पिछले 9 वर्ष का जो एक कालखंड है, यह एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं। 9 सालों में जो काम हुआ है वो कभी भी पिछले आप 1947 से लेकर इतने कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, इतने आंकड़े एक तरफ हैं। लखनऊ में 9 साल की उपलब्धियों पर वीडियो प्रेजेंटेशन भी दिया गया। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आजादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। इतना ही नहीं, अब 1 महीने तक भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। 30 मई से 30 जून तक जनता को उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। 4 से 5 लोकसभाओं को मिलाकर क्लस्टर बनाया गया। हर क्लस्टर में राष्ट्रीय पदाधिकारी या केंद्रीय मंत्री लीड करेंगे। हर लोकसभा स्तर पर 6 कार्यक्रम का प्लान, विधानसभा स्तर पर 4-4 कार्यक्रमों की योजना। 2024 के लिए जमीन तैयार करने की तैयारी। 20 जून से 30 जून तक डोर टू डोर अभियान। दरअसल भाजपा 9 साल की मोदी गाथा को जनता के बीच ले जाकर 24 फतह का प्लान बना रही है। निकाय चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। मिशन 80 के लिए पार्टी ने एक सर्वे की भी शुरुआत की है। यूपी में लगातार जीत का डंका बजाने के बाद भाजपा की नजर 2024 की लड़ाई पर है, जिसकी तैयारी भाजपा के क्षत्रप यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर दर्ज करने के अभियान में जुट गए हैं। पार्टी ने 3 स्तरीय सर्वे की शुरुआत की है। तीनों सर्वे की रिपोर्ट मिलाकर ही पार्टी लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार करेगी। सर्वे टीम के सदस्य अपनी पहचान छुपाते हुए हर लोकसभा जाएंगे और मौजूदा सांसद की छवि, क्षेत्र में उनकी उपस्थिति, जनता से व्यवहार जैसी जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसी के आधार पर लोकसभा के लिए प्रत्याशियों का चयन किया जाना है। इस समय यह जो चुनाव है कोई महाभारत का युद्ध नहीं है, लेकिन महाभारत जैसा ही युद्ध 2024 का है। साथ ही लोकसभा चुनाव में अपनी हारी हुई कुछ सीटों को पार्टी ने रेड जोन में रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान पश्चिम से हुआ था। पश्चिम की कुल 7 सीटें मुरादाबाद, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, रामपुर और सहारनपुर में भाजपा हाथ से निकल गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्व से भी 4 सीटों घोसी, लालगंज, गाजीपुर, जौनपुर पर नुकसान उठाना पड़ा था।
भाजपा जनता के बीच मोदी योगी सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों का असर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर जनता के बीच राजनीतिक प्रभाव की भी जानकारी जुटा रही है। 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी है। प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार के अलावा सोशल मीडिया पर भी दमखम दिखाने की तैयारी है। यही वजह है कि चुनाव से पहले अब भाजपा ने अपनी आईटी टीम को मिशन सौंप दिया है। इसी को लेकर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा ने सेमिनार आयोजित करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की क्लास दी। डिजिटल मीडिया का प्रचार भी उतनी तेजी के साथ हुआ है, सोशल मीडिया का भी, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है और किस रूप में करना है। इस सेमिनार के बाद सोशल मीडिया पर संग्राम और तेज होने वाला है। इस समय यह जो चुनाव है कोई महाभारत का युद्ध नहीं है, लेकिन महाभारत जैसा ही युद्ध 2024 का है। माना जा रहा है कि मिशन 80 का टारगेट पूरा करने के लिए भाजपा डिजिटल मीडिया के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगी। सरकार की उपलब्धियों को भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। विरोधियों के आरोपों पर तर्कपूर्ण जवाब दिया जाएगा। इसको लेकर यूपी भाजपा ने 600 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है, जिन्हें सभी 80 लोकसभा क्षेत्र से सेमिनार में बुलाया गया था। अब ये इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर भाजपा के पक्ष में पोस्ट लिखेंगे और लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल भी बनाएंगे। जनता के प्रति कार्य करने के लिए रास्ता दिखाते हैं, उसको हम और गंभीरता के साथ लेंगे और आपसे अनुरोध हम करते हैं कि इन 9 वर्षों में जो प्रगति हमने पूरे भारत के पैमाने पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में की है। शुरू से ही संख्या बल न होने के बावजूद सपा के एमएलसी उपचुनाव लड़ने के फैसले पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि पूरी समाजवादी पार्टी इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बताने में लगी हुई थी। उपचुनाव से पहले सपा ने दलों के विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर सपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की थी, लेकिन ये अपील बेअसर साबित हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है, कम से कम वो लोग एक्सपोज तो हों जो पिछड़े और दलितों के नाम पर धोखा दे रहे हैं। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भी वोटिंग के बाद कहा कि भाजपा सिर्फ दलितों और पिछड़ों की हितैषी होने का दिखावा करती है। यही साबित करने के लिए सपा ने संख्या बल न होने के बावजूद प्रत्याशी उतारे। विदेश में आप देख रहे होंगे अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और झूठे दिखावा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सपा उपचुनाव लड़ने को अपनी रणनीति का हिस्सा बता रही है, लेकिन भाजपा ने इसी बहाने फिर से अखिलेश यादव की सियासी सूझबूझ पर सवाल उठा दिए। अभी अखिलेश यादव जी का मैंने कहा ना, ये बचकाना जैसे कि उन्होंने प्रत्याशी उतार दिया। इस प्रकार के जब बचकाने बयान देंगे तो गांव में जो उनको वोट 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल गया था, उस वोट का 50% वोट भाजपा को लोग देंगे। विधान परिषद उपचुनाव की वोटिंग के दौरान आज कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई, जब मतदान के बाद भाजपा और सुबह सपा के नेता एक साथ नजर आए। उपचुनाव से पहले सपा ने दलों के विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर सपा प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की थी, लेकिन ये अपील बेअसर साबित हुई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा है, कम से कम वो लोग एक्सपोज तो हों जो पिछड़े और दलितों के नाम पर धोखा दे रहे हैं। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भी वोटिंग के बाद कहा कि भाजपा सिर्फ दलितों और पिछड़ों की हितैषी होने का दिखावा करती है। यही साबित करने के लिए सपा ने संख्या बल न होने के बावजूद प्रत्याशी उतारे। विदेश में आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में निकाय चुनाव के नतीजों पर चर्चा करने के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समेत सपा के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम के चुनाव को लेकर समीक्षा भी हुई और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। सपा ने एक तरफ तो जहां बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर मंथन किया, तो वहीं 2 महीने के बाद जनता के मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू करने का भी मन बनाया है। सपा बूथ, सेक्टर और जोन कमेटी सब नए सिरे से बनाने की कवायद में जुटी है। बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी का संगठन पहले भी रहता था, फिर वही जब चुनाव का 24 का रहा तो उसी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर साहब ने, कि हमें हर बूथ तक जाना है। 2024 के लिए सपा ने अपना एजेंडा साफ कर दिया, जो काम करेगा वही पद पर रहेगा। बूथ पर काम करना है और हम लोग बूथ पर जाकर सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, हमारे जो पूर्व प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं
उनको लेकर तालमेल करके हम लोग को लोकसभा चुनाव लड़ना है। निकाय चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना कर चुकी सपा लोकसभा चुनाव में वही इतिहास दोहराना नहीं चाहती, लिहाजा नए जोश और नए एजेंडे के साथ 2024 के मिशन में जुटना चाहती है। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग के खौफ का खात्मा नहीं हो पाया है। माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद माना जा रहा था कि प्रयागराज में अब अतीक का खौफ खत्म हो गया है, लेकिन अतीक गैंग के गुर्गे अभी भी अतीक के नाम पर वसूली और धमकाने से नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला बसपा विधायक राजूपाल मर्डर केस से जुड़ा है, जिसकी महिला गवाह के परिवार को 50 लाख की रंगदारी देने की धमकी मिली है। अतीक के नाम पर अब भी धमकाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल धमकाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? हाँ, बस हम सब कोनो का मार दो, तुम देखी थी हिया गवाही दे, तुम्हार भाई तुम्हारे में गवाही दे, देखी थी कैसे दे। राजूपाल हत्याकांड में गवाही से रोकने के लिए रुखसाना पर 4 साल पहले हमला हुआ था। इस मामले में रुखसाना का भाई नूर अख्तर गवाह है, जिसने करौली थाने में FIR दर्ज कराई है कि अतीक अहमद के करीबी रहे कुछ बदमाशों ने उससे मारपीट करके 50 लाख रुपए मांगे हैं। 50 लाख रुपए का इंतजाम करें और नहीं एक एक करके तुम लोग मारे जाओगे इसी तरह। रंगदारी मांगी आप लोगों से 50 लाख रुपए? 50 लाख रुपए मांगे रंगदारी। अतीक गैंग से मिली धमकी के बाद से ये परिवार दहशत में है और इस मामले में अतीक के 4 गुर्गों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराते हुए शासन से अपने परिवार को सुरक्षा देने की गुहार लगाई। बड़ी खबर दे रहे हैं, विधान परिषद उपचुनाव की वोटिंग के दौरान आज कुछ दिलचस्प तस्वीरें सामने आई थी, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि MLC उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है। विधान परिषद के लिए 1 सीट का नतीजा घोषित हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी को 279 वोट मिले हैं। दूसरे भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह भी चुनाव जीत गए हैं। देखिए, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त के MLC उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मार ली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधान परिषद के लिए 1 सीट का नतीजा घोषित हो चुका है। पद्मसेन चौधरी जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। 279 वोट उनको मिले हैं और दूसरे भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए यह अच्छी खबर है। 2 सीटों पर चुनाव और नतीजे सामने हैं। देखिए, नतीजे घोषित हो चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी ने चुनाव जीत लिया है और साथ ही साथ मानवेंद्र सिंह जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी चुनाव जीत लिया है। तो देखिए, दोनों चुनाव जीत लिए हैं और ये बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने आई है। और ज्यादा जानकारी देंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही आश्वस्त नजर आ रही थी कि चुनाव हम जीतेंगे, यहां तक कि यह भी कह दिया गया था कि जो दूसरी पार्टी के विधायक है वो भी हमें वोट देंगे और नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वीरेश जी, देखिए, इससे बेहतर बताने के लिए कौन है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पटेल साहब हैं और ये दोनों प्रत्याशी, ये देखिए, रामजतन राजभर साहब हैं और ये रामकरण निर्मल साहब, ये 2 प्रत्याशी जिनकी अच्छे लड़े लेकिन हार हुई है। लेकिन हार किस वजह से हुई, क्या हुआ, ये बताएंगे पटेल साहब, जो नरेश उत्तम पटेल साहब अध्यक्ष। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने इस विधान परिषद की रिक्त सीटों के चुनाव में सबसे पहले फैसला लिया चुनाव लड़ने का। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ और इस बात का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने गरीब कार्यकर्ताओं को, एक दलित समाज से रामकरण निर्मल, एक पिछड़े समाज से रामजतन राजभर को उम्मीदवार बनाया और समाजवादी पार्टी ने अपने वोटों में इजाफा किया। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गेन किया और बहुत से दलों की पोल खुल गई कि वो लोकतंत्र में कर क्या रहे हैं। जाहिर सी बात, रामजतन राजभर जी, आपकी हार हुई है, थोड़ा सा कसक है। हार नहीं हुई, हमारी जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, दोनों लोगों ने एक पिछड़ी वर्ग के बेटे को, दलित के बेटे को बना करके प्रत्याशी विधान परिषद का पूरे प्रदेश देश में संदेश देने का काम किया है। और जहां तक आप कह रहे हैं हार का सवाल नहीं है, जीत का सवाल है। हमारा 1 वोट बढ़ा है, हम उसको जीत मानते हैं। और आप जीत मानते हैं और निर्मल साहब जो प्रत्याशी थे, इनकी भी हार हुई है, ये कितना जीत मानते हैं, ये भी बता। देखिए, सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अंतिम पायदान पे आने वाले समाज के बच्चे को प्रत्याशी बनाया और सम्मान दिया। और आप कह रहे हैं कि हार जीत की बात है, चुनाव हार जीत से इतर भी एक मैसेज होता है। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने एक दलित समाज से और पिछड़े समाज से आने वाले नौजवान साथियों को प्रत्याशी बना के संदेश देने का काम किया है,
कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समुदाय, पिछड़े समाज के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो केंद्र में चाहे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि समाज का वोट लेकर के जो समाज को धोखा देने का काम मनोज पांडे ये मुख्य सचेतक हैं और सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर अखिलेश यादव ने डाली थी कि चुनाव में जीत कर लेकर आए। लेकिन ये जब ज़्यादा बेहतर बताएंगे मनोज पांडे जी, हार हुई है या जीत हुई है, किस रूप में आप व्याख्या करेंगे? आपके अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है। बिल्कुल, इसे हम अपनी जीत मानेंगे और हम समाजवादी पार्टी के अपने विधानमंडल के सभी सदस्यों का और खासकर गठबंधन के हमारे नेता लोक दल के आदरणीय जयंत चौधरी जी का भी धन्यवाद देंगे, जिनके 9 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के हमारे पिछड़े और दलित समाज के दोनों प्रत्याशियों को मतदान करने का काम किया। और आपने जीत और हार की परिभाषा पूछी। समाजवादी पार्टी के कुल इस सदन में 109 विधायक हमारे हैं, जिसमें 2 विधायक हमारे दुर्भाग्यवश जेल में हैं, 1 विधायक हमारे इलाज कराने के लिए बाहर थे, मनोज पारस जी। इस तरीके से हमारे 106 केवल विधायक थे और 9 राष्ट्रीय लोक दल के मिलाकर के 115 होते हैं। 116 वोट हमारे रामकरण निर्मल जी को मिले हैं, जो अपने आप में संकेत कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत की ओर है। समाजवादी पार्टी को उसके वोटों से ज़्यादा वोट मिलने का काम हुआ है और मैं समझता हूँ कि लड़ाई एक सैद्धांतिक और विचारधारा की लड़ाई थी। जो लोग गरीब, कमजोर, दलित और पिछड़ों का वोट लेकर के देश की पार्लियामेंट में और देश की असेंबली में बैठने का काम करते हैं, वो वही गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों को समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाने का। रामजतन राजभर जी खड़े हैं बगल में, प्रत्याशी थे आपके। रामजतन राजभर जी, आप ये बताइए कि भाई ओम प्रकाश राजभर तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हाथ उठाकर चल रहे थे, गाड़ी में बैठकर चल रहे थे, आप ही की बिरादरी के आते हैं। उन्होंने समाज का वोट लिया, समाज के वोट से वो विधायक बने हैं और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में जितने भी हैं, समाज के लोगों ने वोट दे करके उनके जितने विधायक, उनको विधायक बनाने का काम किया। आज जब समाजवादी पार्टी ने किसान, मजदूर, गरीब के बेटे रामजतन राजभर को विधान परिषद का सदस्य बनाया, प्रत्याशी बनाया, आज जब वोट देने की बात आई तो दूसरे पाले में चले गए और समाजवादी पार्टी है बीच में। उन्होंने 2 दिन हमने प्रयास किया मिलने के लिए, वो मिले नहीं और कहते रहे नहीं ठीक है मिलेंगे। और आज जो है इस चीज़ को राजभर समाज के लोग, अन्य समाज के लोग देख रहे हैं, बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, जो लोग पिछड़ों की राजनीति करते थे, राजभर की बात करते थे, राजभर का तो ये बेटा है, गरीब बेटा राजभर के परिवार का, और ये गरीब बेटे को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कैंडिडेट बनाया। और जो लोग राजभर की बात करते थे, वो कैसे हमारे राजभर नेता को नकार सकते हैं? इन्हीं के वोटों से वो जीत करके विधानसभा में आए हैं। और जब आज राजभर परिवार का एक गरीब बेटा, जिसको समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कैंडिडेट बनाया, तो आज उनको वोट नहीं दिया, इनका समाज हमें लगता है वो माफ नहीं करेगा और ये लोग जाएंगे समाज के बीच में। आप समाज के बीच जाएंगे, अपनी बात रखें? अपने समाज के बीच जाएंगे, जाकर के बात रखेंगे कि उन्होंने जब भी इस टाइप का अवसर आता है तो समाज का वोट लेते हैं। आज समाज के वोट ले करके वो ठगने का काम करते हैं। आज जो है वही काम पुनः उन्होंने फिर किया। ठीक है वीरेश जी, यहाँ पर नाराजगी भी, दर्द भी झलकता हुआ नजर आ रहा है। हारने का भी दुख है और ओपी राजभर का साथ न मिलने का दुख भी नजर आ रहा है। नोएडा में मेट्रो के आगे कूदकर युवक ने की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आगरा में बाइक चोरी की घटना आई सामने, सीसीटीवी में कैद हुआ बाइक चोर, थाना ट्रांस यमुना इलाके का मामला। उत्तरकाशी में गुलदार पिंजरे में कैद, गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने अलग अलग 2 पिंजरे लगाए। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर डंडी कंडी मजदूरों के साथ श्रद्धालुओं का रोमांच, गीतों पर खूब थिरके श्रद्धालु। आगरा में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में बिंदल पेपर मिल में लगी आग, पेपर मिल में आग लगने से मचा हड़कंप। बस्ती में बाइक और बोलेरो की टक्कर के बाद लगी आग, हादसे में 4 लोग घायल। बाराबंकी में डबल डेकर बस डिवाइडर पर चढ़कर पलटी, 6 लोग घायल, सीएचसी बड़ा गांव में कराया गया भर्ती। उधम सिंह नगर में पुल पर गाड़ी टकराने से हुआ हादसा, 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। अलीगढ़ में एएमयू प्रोफेसर पर लगा छेड़खानी करने का आरोप, पीड़ित छात्रा ने ऑनलाइन डीजीपी और एसएसपी से की शिकायत। हापुड़ में हेलमेट न पहनने पर पुलिस ने लाइनमैन का काटा 1000 का चालान, बौखलाई लाइनमैन ने काटी पुलिस कार्यालय की बिजली। हमीरपुर में रिटायर्ड मंडी निरीक्षक ने की आत्महत्या, साथ में मिला सुसाइड नोट, मंडी सचिव पर ग्रेजुटी बीमा सीपीएफ का क्लेम देने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप। बलरामपुर में दबंगों के डर से पलायन को मजबूर हुआ एक युवक, घर और खेत बेचने के लिए लगाए पोस्टर्स। औरैया के नुमाइश मैदान में पड़ा अज्ञात महिला का शव और पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी।
मुरादाबाद में बहू ने सास की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बहू पर षड्यंत्र रचने का आरोप। अल्मोड़ा में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। बारिश और ओला से गिरा तापमान। हल्द्वानी में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रोजगार मेले का किया शुभारंभ। कहा कि अलग अलग कंपनियों में रोजगार के लिए बेरोजगार युवाओं का किया जाएगा चयन। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर सीएम धामी ने किया संवाद कार्यक्रम। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। जोशीमठ में भारत चीन सीमा पर बुरांश के पास पुल न बनने से 7 गांवों में बढ़ी मुश्किलें। नदी का जल स्तर बढ़ने से वाहनों की आवाजाही बंद। खटीमा में आम जनता से ठगी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। पौड़ी में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। सड़कों पर मलबा होने की वजह से लगता है घंटों जाम। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 3 करोड़ रुपए की लागत से जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना। उत्तरकाशी में भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए पहुंचे विधायक सुरेश चौहान। दिल्ली स्टाफ के संचालन पर देहरादून के लोको पायलट्स की नाराजगी। लोको पायलट्स ने लगाया धोखे का आरोप। चारधाम यात्रा ने बढ़ाई प्रशासन की चुनौती। चारधाम यात्रा में बढ़ी श्रद्धालुओं की तादाद। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर धरना पर बैठे सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने लिया हिरासत में। अमरोहा में गजरोला पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का किसान कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।